दोस्तों, आज की खबर आपने देखी ही होगी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में एक इनिशियल इंटरिम फ्रेमवर्क रिलीज़ हुआ है। इस फ्रेमवर्क के दो बहुत बड़े इम्प्लिकेशंस हैं। एक तो ये हमारे रशिया के साथ रिलेशनशिप यानी कि हमारी डिफेंस रिलेशनशिप और हमारी सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट होगा। दूसरा इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा जो मुझे दिख रहा है वो इंडियन रुपी के ऊपर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आज दो चीज़ें रिलीज़ हुई हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो कह रहा है कि इंडिया के ऊपर से 25% एड वैलोरियम टैक्स जो लगाया गया था रशिया से तेल खरीदने की वजह से वो हटाया जा रहा है। पर ट्रेजरी सेक्रेटरी और कॉमर्स सेक्रेटरी नज़र रखेंगे इंडिया पे, और अगर इंडिया ने फिर से लिया रशिया से तेल तो ये वापस आएगा ड्यूटी हमारे ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि रशिया नाराज़ होगा। जब रशियन से पूछा कि आपको पता है इसके बारे में कि इंडिया ज़ीरो करने वाला है इंपोर्ट रशियन ऑयल का, उन्होंने कहा नहीं, हमें अभी तक कोई इत्तला नहीं की इंडिया ने। ये कल परसों की बात है। तो क्यों नहीं की इंडिया ने इत्तला बात, और क्यों ले रहा था इंडिया ऑयल? वो एक अलग बात है कि उससे अडानी अंबानी का भी फ़ायदा हो रहा था क्योंकि हमारे तेल की कीमत तो कम हो नहीं रही थी। पर मेन रीज़न ये था कि हमारा 60% से ज़्यादा हथियार जो है इस वक्त वो रशियन ओरिजिन का है, उसके स्पेयर पार्ट्स चाहिए। फिर हम नए हथियार भी लेते रहते हैं, जैसे क्रिवैक क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं और फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, सुखोइस एंड सुखोई 57 के बारे में बात हो रही है, और सब किस्म के टैंक्स हैं। तो अगर हमें स्पेयर पार्ट्स में प्रॉब्लम हुई, जो वैसे भी हो रही है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में चुस चुका है, वो दे नहीं पा रहा है वो वेपन्स, तो ये हमारी मिलिट्री रेडीनेस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। आपने देखा ही है कि ज़्यादातर रशियन ओरिजिन का सामान ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल हुआ था, मिसाल के तौर पे ब्रह्मोस मिसाइल ये वो। तो इसका एक ये बड़ा इम्प्लिकेशन हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता, होगा हमारी सिक्योरिटी पे। और इसका मतलब ये है कि हमें बाहर से और हथियार ख़रीदने पड़ेंगे जो महंगे होते हैं, यानी कि अगर हम अमेरिका, यूरोप, इसराइल से ख़रीदेंगे। दूसरा इसका बहुत बड़ा इम्प्लिकेशन होने वाला है इंडियन रुपी के ऊपर। यानी कि जो फ्रेमवर्क हमने साइन किया है उसमें ये लिखा हुआ है कि हम $500 बिलियन का सामान ख़रीदने का प्रयास करेंगे अमेरिका से ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो समझिए चलिए 100 बिलियन पर ईयर का भी सामान। पर इस वक्त तो हम सिर्फ 40-45 बिलियन 42 बिलियन का सामान ख़रीदते हैं, तो हम इसका 2.5 गुना ख़रीदेंगे। अगर हम इसका 2.5 गुना ख़रीदेंगे तो हमें डॉलर चाहिए होंगे। इसका मतलब है हम रुपी बेचेंगे, डॉलर ख़रीदेंगे। इसका मतलब रुपी की वैल्यू गिरेगी। रुपी ऑलरेडी 90, 91, 92 पे है। ये 100 भी पार हो सकता है, ये 110, 120 भी पार हो सकता है अगर इस रेट पे ख़रीदेंगे। जब भी आप ज़्यादा इंपोर्ट करते हो किसी कंट्री से, तो आपको उसी कंट्री के करेंसी में पे करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अमेरिका से कर रहे हैं तो हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा। अब हमारे पास डॉलर आएंगे कैसे? हम करेंसी मार्केट में जाएंगे और डॉलर ख़रीदेंगे, यानी कि हम रुपी बेचेंगे और डॉलर ख़रीदेंगे। तो जो चीज़ आप ख़रीदते हो उसका भाव बढ़ जाता है, जो चीज़ आप बेचते हो उसका भाव गिर जाता है। ये तो आप सब समझते ही हैं। तो रुपये का भाव गिरता जाएगा जितने हम डॉलर ख़रीदते जाएंगे, और हमें डॉलर बहुत ख़रीदने पड़ेंगे क्योंकि हमने वादा किया अमेरिका से कि हम $100 बिलियन का ख़रीदेंगे सामान, यानी कि जो इस वक्त सामान है उसका 2.5 गुना। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि हम अपने रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाएँ। अगर हम अपने रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाएँ तो भी ख़तरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस किस्म का आदमी है कि जब साउथ कोरिया से डील होने के बाद साउथ कोरिया ने अपने सारे प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वापस उसके ऊपर पनिशमेंट किया, टैरिफ्स बढ़ाए और ट्रेड डील को फाड़ने का वादा किया। और बल्कि जो आप ये देखें, जो हमारा ये इंटरिम डील भी नहीं है अभी तो वो भी दूर है, फाइनल डील तो खैर बहुत ही दूर है। पर ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इसमें लिखा हुआ है कि अगर दोनों में से कोई भी कंट्री अपने वादों पे नहीं सही रहा और उसने टैरिफ भी नहीं घटाए या बढ़ाने की कोशिश की, तो दूसरा भी फिर आज़ाद है इस एग्रीमेंट से, यानी कि वो भी फिर रेसिप्रोकल एक्शन ले सकता है, पलटवार कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो इसके लिए जाने ही जाते हैं। तो हमने वादे तो कर दिए हैं, पर क्या हम इनको निभा पाएंगे? तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि शायद हम
तेल जो रशिया से ख़रीदते थे और जगहों से ख़रीदते थे, अब वो बस अमेरिका से ख़रीदेंगे वो तेल और गैस एक्सेट्रा। पर वो तेल और गैस इतना नहीं हो सकता, वो $100 बिलियन का नहीं हो सकता तेल और गैस, और चीज़ें भी ख़रीदनी पड़ेंगी हमें। और तो रुपी चाहे 120 ना हो जाए, पर 100 का आंकड़ा तो पार करते हुए दिख रहा है अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो 2 मोटे मोटे हैं। एक तीसरा और है, हमने प्रॉमिस किया है कि हम कुछ एग्रीकल्चरल गुड्स मेन स्ट्रीम पे तो नहीं करेंगे, पर फ्रूट्स पे और प्रोसेस्ड फ्रूट्स पे और कुछ तरह के जो ग्रेन्स यूज़ होते हैं एनिमल फीड में, सोरगम यानी बाजरा और ये कुछ उस तरह का सोयाबीन ऑयल और कुछ तरह के अल्कोहल में जो यूज़ होते हैं ग्रेन्स, वो भी ख़रीदेंगे। तो उससे कुछ ना कुछ असर तो हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत भारी असर पड़ेगा, पर कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा। तो ये तो नहीं है कि हमने पूरा एग्रीकल्चर बचा लिया, पर हाँ कुछ हद तक बचाया भी है। पर एक और प्रॉब्लम है, हमने ये भी प्रॉमिस किया है कि हम अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे ज़ीरो कर देंगे। अब इस पे मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है, वो द डिप्लोमैट में बाहर पब्लिश हुआ था। ये बात है तकरीबन 8 महीने पहले की, जब हमारे ऊपर ये टैरिफ्स इम्पोज हो रहे थे। मैंने कहा था कि ट्रेड नेगोशिएशन पे हमें कम से कम अमेरिकन गाड़ियों पे तो ज़ीरो कर देना चाहिए टैरिफ्स। क्यों? क्योंकि एक एवरेज अमेरिकन गाड़ी जो है वो $40-50 हज़ार की होती है, और जो सस्ती से सस्ती भी होती है वो हमारी सड़क पे आते आते $30 हज़ार की पड़ेगी। क्योंकि हम एक तो गाड़ी आएगी, उसके ऊपर से हम बहुत सारे अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं। अब $30 हज़ार की सबसे सस्ती गाड़ी है अमेरिकन, यानी कि आप समझिए कि 27 लाख रुपए की। हमारे यहाँ जो सस्ती गाड़ी होती हैं वो 10-12 लाख से कम की होती हैं, और बल्कि जो महंगी गाड़ी होगी वो 27 लाख की होगी। तो उनकी सस्ती गाड़ी इतनी महंगी है कि वो बिक नहीं सकती इंडिया में। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें इतना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में कम करने का, मेरा ये था। बट अगर हम ऑटोमोटिव के बाहर भी और चीज़ों में भी ज़ीरो कर देंगे ड्यूटी, जिसमें कुछ चीज़ों में वो कंपेरेटिव हैं, तो उस पर हमारा असर पड़ सकता है फिर से हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे। तो दोस्तों एग्रीकल्चर पे एक और एस्पेक्ट है कि दोनों कंट्री कह रहे हैं कि वो नॉन टैरिफ बैरियर भी रिड्यूस करेंगे। इंडिया के बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर थे एग्रीकल्चर में। अब अगर वो हटे तो अमेरिका बहुत सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर है वहाँ पे, GMO एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं। अब इससे कोई हेल्थ को ख़तरा नहीं है, जैसे ये वंदना शिवा जैसे लोग कहते रहते हैं, ऐसे कोई प्रूफ नहीं है कि ये हेल्थ पे इफेक्ट करता है। पर इसका एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो जो GMO सीड्स आते हैं वो आपको जो प्लांट उससे बनता है वो फिर सीड नहीं दे पाता, वो फिर बीज उसका उपजाऊ नहीं होता, तो आपको बार बार बीज उसी से ख़रीदना पड़ता है। तो वो एक ख़र्चा बढ़ सकता है हमारे किसानों के लिए, और उससे ये भी हो सकता है कि जो किसान हमारे नहीं इस्तेमाल करते GMO, उनकी कमाई पे असर पड़ेगा, क्योंकि GMO से बना हुआ फूड जो होता है वो काफ़ी सस्ता होता है। तो एक तरह से गरीबों के लिए अच्छा भी है, पर किसानों के लिए बुरा भी है। तो मैं ये कहूँगा कि ये डील तो हो गया है, पर आप भी देखिए इसको, इसके फाइन प्रिंट पढ़िए, और मेरे आर्टिकल का लिंक भी होगा नीचे, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और आप खुद ही फैसला कीजिए कि ये डील हमारे लिए अच्छा है, कि वाकई में फादर ऑफ ऑल डील्स कहलाने के लायक है। मैंने पहले भी एक जो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा था, EU इंडिया ट्रेड डील, उस पर भी बनाई थी वीडियो, वो भी हो सके तो एक बार अपनी नज़र डालिए। और मेरे हिंदी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब हमने एक अलग से हिंदी चैनल खोला है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और व्यूज़ अभी आ नहीं रहे हैं, पर आप ज़रा अपने दोस्तों में इसको फैलाइए, लाइक कीजिए। थैंक यू।